नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात है महाराष्ट्र के लातूर जिले की। हुआ कुछ यूं कि 14 दिसंबर यानी अभी 3 दिन 4 दिन पहले 14 दिसंबर 2025 की रात करीब 12:30 बजे 112 जो कंट्रोल रूम का क्विक रिस्पांस व्हीकल का जो नंबर होता है 112, उस पर ये सूचना मिली कि बनवाड़ा रोड पर एक कार जली हुई खड़ी है, जिसके भीतर एक व्यक्ति की लाश है। खैर, पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल विभाग को बुलवाया गया। गाड़ी बुरी तरह से सुलग रही थी, गाड़ी की आग बुझाई गई। कार थी, उसकी आग बुझाई गई और जब आग बुझी तो उसके भीतर एक जला हुआ शव पड़ा हुआ था। खैर, देखने में ऐसा ही लग रहा था क्योंकि ये शव ड्राइविंग सीट पर था और उसी के बगल में एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, जो परिवार वालों ने देखकर ये बताया कि ये गणेश चौहान का है, जो इस गाड़ी को का मालिक है, या गाड़ी जिसके पास है, या गाड़ी जो उस समय चला रहा था। बहरहाल, ये जो गाड़ी पे नंबर प्लेट थी, झुलसने के बाद भी आजकल वो इनग्रेव्ड नंबर प्लेट होती है, तो 10 मिनट 15 मिनट में उसको साफ सुथरा करने पर उसका नंबर पता लग गया। बहरहाल, पुलिस ने उससे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे गाड़ी के मालिक का नाम पता किया, उसका पता किया, उसको बुलाया और उससे पूछा, ये गाड़ी आपकी कहाँ है। उन्होंने कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों से ज़रूरत के सिलसिले में अपने एक रिश्तेदार गणेश चौहान को ये गाड़ी चलाने के लिए दी थी। गणेश चौहान के बारे में रिश्तेदार ने बताया, उसके घर पर पता किया गया तो लोगों ने बताया कि वो घर नहीं लौटा है और उसका फ़ोन बंद है। जांच आगे बढ़ी, मतलब पुलिस को भी यकीन हो चला कि किसी हादसे का शिकार हो गया गणेश चौहान, जो पेशे से बीमा कंपनी का रिकवरी एजेंट था। तो खैर, बात आगे बढ़ी। वो नंबर, जो उसका मोबाइल नंबर था, उसकी सीडीआर निकाली गई, उसकी एनालिसिस की गई, उस पर जिन जिन फ़ोन नंबर से बात हुई थी उस नंबर से उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया और सब लोगों ने पहचान के यही बताया। हालांकि लाश में उस पहचानने लायक कुछ भी नहीं रह गया था, केवल कंकाल ही कंकाल उसमें बचा था। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए कुछ सामान ऐसे जो पहचान चिन्ह थे गणेश चौहान के, वो भी उसी सीट पर ही पड़े हुए थे और लोगों ने पुष्टि की कि ये गणेश चौहान का ही शव है। खैर, पुलिस को फिर धीरे धीरे, अच्छा, कुछ नंबर का जब एनालिसिस पुलिस कर रही थी तो उसमें एक महिला से बहुत ज़्यादा बात होने की भी बात आई। उस महिला से बात की गई, उससे पूछा गया कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है। बताया उसने बताया कि हम लोग कुछ दिनों से रिलेशनशिप में हैं और मेरी बहुत मदद किया करते हैं गणेश चौहान, हर तरह से मेरी मदद में वो तत्पर रहते हैं। इस तरह की बात बताई और फिर उसके बाद उसके बताने में और गणेश चौहान के परिजनों के या जानने वालों के बताने में काफ़ी अंतर आ रहा था और ये लग रहा था कि इस महिला से ज़रूर इसका कोई विशेष संबंध है। खैर, पुलिस ने जब उससे और आगे पूछताछ की कि भाई तुमसे कब बात हुई थी, लास्ट बात कब हुई थी, तो उसने बताया कि हाँ, इनका दूसरे नंबर से फला फला दिन के बाद, फला समय के बाद इनसे मेरी बात हुई और मुझसे इन्होंने बड़ी लंबी लंबी चैट भी की। पुलिस हैरान हो गई कि जिस समय पर ये फ़ोन से बात करना या चैट करना या सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस का होना ये बता रही है, दरअसल उस समय तक तो ये आदमी मर चुका था, क्योंकि रात में करीब करीब 12:30 बजे के आसपास कॉल आई थी कंट्रोल रूम में कि एक गड़ी जली हुई गाड़ी और उस पर एक शव पड़ा हुआ है। 1 घंटे में पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था और वो बात जो बता रही थी वो वही 15 दिसंबर 2025 की बता रही थी।
कि 14 दिसंबर रात में 1 डेढ़ बजे के आसपास कॉल आई थी। सामान्य रूप से वो रात के समय कॉल किया करता था इस महिला मित्र को, तो कोई अनहोनी बात नहीं थी, न उसने कोई बात बताई थी। खैर, पुलिस की समझ में आ गया कि ये दूसरे नंबर से क्यों बातचीत की गई, क्योंकि वो नंबर तो जला हुआ उसी गाड़ी में मिला था। तो पुलिस ने फिर उस दूसरे नंबर को ट्रैक करना शुरू किया कि आखिरकार ये नंबर है कहाँ जिससे उसने बात की है। पुलिस ने बार बार उससे पूछा वही आदमी है कि, बोले साहब वही आदमी है, और फिर उसने कुछ कीवर्ड्स उसके बताए जो वो कहा करता था कि उसे कोई शंका नहीं है कि उस दिन, यानी जिस दिन की ये घटना है और जिस दिन ये बताया गया कि मृतक गणेश चौहान है, उसके बाद बातचीत और उसके मैसेज वो सब यही संकेत कर रहे थे कि वो गणेश चौहान ही है। तो बहरहाल पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि जिस आदमी को मरा हुआ समझा जा रहा है, गणेश चौहान को, दरअसल वो कोई दूसरा आदमी मरा है और ये आदमी अभी भी जिंदा है। लेकिन वो, उसका फ़ोन चूंकि उसी में जल गया है, उससे कोई बात हो नहीं सकती। उसके अलावा दूसरा कोई फ़ोन उसके परिवार में, उसके घर में किसी को ज्ञात नहीं है। इसी महिला ने ही अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये नंबर है जिससे वो मुझे लगातार मैसेज और कॉल दूसरे दिन यानी 15 तारीख तक दोपहर में 12 बजे तक उन्होंने ये कॉल किए हैं। तो खैर, पुलिस ने गणेश चौहान को उसके दूसरे नंबर से ट्रैक करना शुरू किया। इसमें पहले उसका लोकेशन कोल्हापुर, फिर सिंधुदुर्ग, और फिर सिंधुदुर्ग जिले के विजयदुर्ग तक वो गया, जहाँ पर ऐसा लगता था कि वो थोड़ी देर के लिए नाइट स्टे या थोड़े दिन के लिए वहाँ नाइट स्टे कर रहा है। पुलिस ने इस कॉल डिटेल के सहारे, सेल आईडी के सहारे विजयदुर्ग तक पहुंचकर वहाँ पर गणेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया। गणेश चौहान के गिरफ्तार होते ही ये बात आने लगी कि अगर ये जिंदा है और यहाँ है, तो जिस आदमी की लाश इसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर थी, आखिरकार वो कौन आदमी था और वो किन परिस्थितियों में गाड़ी के भीतर इस तरह से मैं गाड़ी के जला हुआ पुलिस को मिला। बहरहाल, जब चौहान से पूछताछ शुरू हुई तो पूछताछ में उसने बताया कि उसने 1 करोड़ रुपए की LIC की पॉलिसी ली थी, 1 करोड़, और वो होम लोन चुकाने के लिए पैसा चाहता था। तमाम उसकी शाह खर्ची की वजह से 75 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज हो गया था, जिसमें काफ़ी पैसा होम लोन का भी था। चूंकि वो बीमा कंपनी में ही रिकवरी एजेंट था, तो इसलिए वो बीमा की पॉलिसीज़ के इन्स एंड आउट्स, कमजोरी और मजबूती सब जानता था। इसीलिए साजिश के तहत उसने 1 करोड़ रुपए का अपना बीमा करा लिया और फिर उसने सोचा कि उसके पास इस पैसे को हासिल करने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अपने को मरा हुआ साबित करे, ताकि एक्सीडेंट क्लेम का ये पैसा बीमा का उसके परिजनों को मिल जाए और वो होम लोन सहित उसके कर्ज की माफ़ी हो जाए। क्योंकि जिन जिन लोगों का कर्ज था वो बराबर उसके घर पर उन्होंने खटखटाना शुरू कर दिया था, और ये ऐसे लोगों को से बचने के लिए सवेरे ही सवेरे घर से बाहर निकल जाया करता था। फिर पुलिस ने ये पूछना शुरू किया कि आखिरकार वो आदमी कौन है जो तुम्हारी जगह ड्राइविंग सीट पर बैठा और जला हुआ मिला। उसने बताया कि ओसा के तुलजापुर टी जंक्शन पर जब वो पहुंचा, वो 2 दिन से इस बात की तलाश में था कि मेरे ही शक्ल सूरत कदो काठी का कोई आदमी ऐसा मिल जाए जिसे मैं मार के अपनी मौत साबित कर सकूं और बीमा का ये पैसा हड़प सकूं। तो जैसे ही उसको तुलजापुर टी जंक्शन पर गोविंद यादव नाम का एक शख्स, हालांकि वो पहले से नहीं जानता था, बैठते समय उसकी गाड़ी में उसने जब उसका नाम पता पूछा था तो यही नाम उसने बताया था, गोविंद यादव। वो शख्स मिला और वो किसी गाड़ी की तलाश में था। इसने फौरन उसको लिफ्ट दे दी। यादव कुछ नशे में था।
फिर चौहान ने इसका फ़ायदा उठाया। ये दोनों एक ढाबे पर रुके और फिर इसको थोड़ी शराब और पिलाई और फिर खाना भी खिलाया। वहाँ से वनवाड़ा रोड की ओर चल दिए। कार पार्क करने के बाद यादव ने शराब भी पी और कुछ खाना भी खाया और वहीं गाड़ी के अंदर सो गया। चौहान ने बताया कि हम लोग अब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। इस समय सुनसान हो गया है, रात भी हो गई और कोहरा पड़ने लगा है। तो बहरहाल वो गाड़ी के अंदर सो गया। चौहान ने उसे ड्राइवर की सीट पर खींच लिया। पहले वो ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर सो गया था। सीट खींच लिया, सीट बेल्ट उसकी लगाई, सीट पर माचिस की तीलियां और प्लास्टिक की थैलियां रखी और उसमें आग लगा दी। इसी के बाद चौहान ने अपना ब्रेसलेट भी यादव के पास छोड़ दिया ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि जो ये जल के मरा है वो गणेश चौहान ही है। बहरहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया और उसकी विवेचना शुरू की और हत्या के इस केस में गणेश चौहान को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज एक इनोसेंट, निरपराध और साधारण आदमी की जान सिर्फ इसलिए चली गई कि एक आदमी ने अपनी प्रेमिका पर इतना खर्च किया कि कुल उसके ऊपर जो कर्ज था वो 50 लाख रुपए से अधिक हो गया। अपना कर्ज चुकाने और प्रेमिका के खर्च में कोई बाधा ना आए, यानी वो अनवरत वो सप्लाई जो उसके मदद की है वो चलती रहे, उसके लिए उसने ये तरीका निकाला कि अपने आप को मरा साबित करके जीवन बीमा की पॉलिसी का क्लेम हासिल किया जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी अनजान आदमी की जान लेने में उसे जरा सा भी हिचक नहीं हुई। बीमा कराकर हत्या या बीमा के पैसों के चक्कर में अपराध अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसी ही दो और घटनाएं, एक मध्य प्रदेश की और शायद एक राजस्थान की, मैंने आपको बताई है, जिसमें अपने आप को मरा साबित करने के लिए अपनी ही गाड़ी में एक अनजान व्यक्ति को बिठाकर आग लगाने जैसी बात हुई थी। एग्जैक्टली वैसी ही मोडस ऑपरेंडी जो आज की घटना में की गई थी और फिर बाद में पकड़ा गया था वो भी। इसी तरह मेरठ के एक व्यक्ति ने, अभी महीने भर पहले मैंने आपको बताया है कि मेरठ में एक व्यक्ति ने अपने माँ, बाप, पत्नी और बेटे की अलग अलग समय पर हत्या की। उनका इंश्योरेंस कराया, उसके बाद उनकी हत्या की। इसमें जिस हॉस्पिटल में उनकी उनकी मौत हुई, स्लो पॉइजन से भी उसने हत्या की, गला दबाकर भी हत्या की और जब वो तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले गया, फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो बीमा की वो कई करोड़ रुपए उसने बीमा से इसी तरह से धीरे धीरे, हापुड़ में भी एक उसने हत्या की और एक पूरा कॉकस समझ में आया मेरठ पुलिस को और एक बड़े भारी कॉकस का भंडाफोड़ भी हुआ था जिसमें बीमा कंपनियों का बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट भी था और अपने ही घर के लोगों को मारकर लंबी रकम उसने करोड़ों रुपए बीमा कंपनी से लिए थे, हड़प किए थे। और इस तरह की घटनाएं चूंकि अब लगातार हो रही हैं तो अपराध शास्त्र में या रूटीन क्राइम में ऐसी घटनाओं की जब भरमार होने लगी तो एक नया शब्द अपने आप उभर कर आया, जो शब्द था इंश्योरेंस मर्डर। कानून की किताबों या विवेचना की शब्दावली में ये शब्द पहले नहीं था। जाहिर है ऐसी घटनाएं जब बहुत बड़ी संख्या में घटने लगी तो शब्द ये अपने आप क्रिमिनोलॉजी में आ गया। शब्द था इंश्योरेंस मर्डर, यानी बीमा कराकर बीमा की राशि हड़प करने के लिए की गई हत्या को इंश्योरेंस मर्डर का नाम दिया और ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है इंश्योरेंस मर्डर का और विवेचना में इसको इंश्योरेंस मर्डर ही अब लिखा जा रहा है। इस घटना से ये साफ संदेश मिलता है कि पैसों की लालच इंसान को इतना गिरा सकती है कि वो अपनी ही मौत का नाटक रचने के लिए किसी निर्दोष की हत्या तक कर देता है। ये वही प्रवृत्ति है जो इतिहास से लेकर अब तक बार बार दिखती है
कि धन के लिए नैतिकता, रिश्तों और इंसानियत सब कुर्बान कर दी जाती हैं। देखिए, बीमा और पैसा जीवन की सुरक्षा के साधन हैं, ये दुनिया जानती है। लेकिन लालची मानसिकता इसी को अपराध का औजार बना देती है। लातूर के इस व्यक्ति ने 1 करोड़ की पॉलिसी और 57 लाख के कर्ज के दबाव में एक अजनबी को जिससे जिससे उसे कोई जान पहचान नहीं थी, पहली बार ही उसकी मुलाकात थी, लेकिन उसके मन में उस पैसे की लालच थी, इसलिए उसको उसकी हत्या करके अपने मौत की साजिश उसने रची। अब आप देखिए कि अपराध कितना भी स्मार्ट प्लान हो, अपराध के लिए जो प्लान बनाया गया उसको आप चाहे, आजकल हर चीज़ में स्मार्ट लगाने की एक विधा सी चली है। स्मार्ट मेथड, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट सिटी, इसी तरह स्मार्ट प्लान। पहले हम लोग इसको फूल प्रूफ प्लान कहते थे, लेकिन अब ये है कि हत्या का भी स्मार्ट प्लान। तो अपराध कितना भी स्मार्ट प्लान से बनाया गया हो या लगे, लेकिन छोटी सी चूक, जैसे मारने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को, उस अनजान व्यक्ति को, उस निरपराध व्यक्ति को मारने के तुरंत बाद और अपना फ़ोन भी उसी आग में जलाने के बाद दूसरे फ़ोन से अपनी महिला मित्र से, अपनी गर्ल फ्रेंड से बातचीत करना, ये उस स्मार्ट पूरे स्मार्ट प्लान को उसने ध्वस्त कर दिया। स्मार्ट प्लान तो उसने अपनी तरफ से बनाया ही था कि जलने के बाद कोई पहचान नहीं पाएगा, गाड़ी हमारी है, ड्राइविंग सीट पर हम ही बैठते हैं, सामान हमारा ही छूटा हुआ है, पुलिस किसी और पर क्यों दिमाग लगाएगी। बहरहाल, कर्ज, लालच और त्वरित अमीरी की चाह, और जब संयम और नैतिकता से बड़ी हो जाती है, अब ये सब चीज़ें नैतिकता से बहुत ऊंची हो गई, नैतिकता बहुत बौनी हो गई। ऐसे में उस व्यक्ति को दूसरा इंसान सिर्फ मटेरियल दिखाई देता है, और यही सोच समाज के लिए खतरनाक है। मैंने आपको बताया कि अब ये इंश्योरेंस मर्डर एक नई विधा या नई शब्दावली के रूप में क्राइम में आया है, कोई आज का नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है। और इंश्योरेंस मर्डर्स जो हैं वो अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गए थे एक ज़माने में, जब उसके बाद फिर इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए बहुत ही कड़े नियम बनाए गए। आप सभी को पता होगा कि बीमा की विरासत बीमा या विरासत पाने के लिए ब्लैक विडो मर्डर्स, ये बड़ी फेमस 2 महिलाएं थीं जिन्होंने अलग अलग पुरुषों पर करोड़ों डॉलर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर उन्हें सड़क दुर्घटना में मारने का या सड़क दुर्घटना दिखाकर उनको मरवाया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके बीमा की रकम हड़प की। बाद में जब पता लगा, बड़ा लंबा ट्रायल हुआ और इन दोनों को सज़ा मिली, और ये सैकड़ों हज़ार डॉलर की पॉलिसीज़ ले लेके ये लगभग हर देश में बीमा कंपनियों की कमजोरी कह लीजिए, या बीमा कंपनी के कर्मचारियों की साजिश से ये होता रहा है, और बहुत ढेर से अपराधी अभी भी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। देखिए, इस पूरी घटना से 5 सीखें मिलती हैं। पहला, लालच इंसानियत से बड़ा हो जाए, जैसा इस केस में हुआ। दूसरा, स्मार्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता, क्राइम के स्मार्ट प्लान जैसा कुछ नहीं होता। एक छोटी सी गलती आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपको पहुंचना चाहिए। तीसरा, कि कर्ज और लालच का हल अपराध नहीं है। आप पे अगर कर्ज बहुत है तो इसका हल ये नहीं है कि आप किसी की हत्या करके ही इस कर्ज को उतारेंगे, या आपकी लालच इतनी बड़ी हो जाए कि आप अपनी लालच को पूरा करने के लिए किसी का कत्ल कर दें या अपराध कर लें। तो कर्ज या आर्थिक संकट का समाधान केवल वैध रास्तों से है, ऋण के पुनर्गठन से, सलाह से, कानूनी उपाय से। और अपराध से समस्या बढ़ती है, सुलझती नहीं है। चौथा था, बीमा धोखाधड़ी ये समाज के लिए खतरा है। देखिए, बीमा जो शब्द है या बीमा जो कंपनी है, बीमा बहुत ही
ज़्यादा आज की तारीख में प्रचलन में है। हर चीज़ का बीमा, हर वस्तु का बीमा, आप जिसका चाहें उसका बीमा करा सकते हैं, शरीर के अंगों का बीमा। तो ये बीमा इतना बड़ा, इतने बड़े आकार का हो गया है कि इसमें बीमा कंपनियों के जो नियम कानून है उसके लूप होल का फ़ायदा उठा के लोग बीमा कंपनियों को चूना लगाते हैं, बीमा कंपनियों से ठगी करते हैं और बड़ी बड़ी ठगी की घटनाओं का आप सबको पता भी होगा और आप सुनते भी रहते हैं। ये ईमानदार लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। पैसा तो सबका लगता है, ईमानदार का भी, बेईमान का भी। बेईमान गलत तरीके से उससे पैसा हड़प करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंश ईमानदार लोगों के पैसे का भी होता है। इंश्योरेंस मर्डर जैसी घटनाएं भरोसे की पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट करते हैं। इसलिए सिर्फ ये व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक अपराध है और यही समझकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत भी है। पांचवा, सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है कि जिस जो आपकी सुरक्षा का साधन है, जीवन बीमा या बीमा जिस चीज़ का आप कराते हैं, आखिरकार जो उसमें आप क्लेम ले रहे हैं, जिस क्लेम के लिए आप किसी निरपराध की हत्या कर दे रहे हैं या अपने को मरा साबित कर रहे हैं, वो आपका पैसा थोड़ी है। आपने तो प्रीमियम जमा किया, वो पब्लिक का ही पैसा है, किसी दूसरे का ही पैसा है। और इसलिए सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है कि पैसा जीवन का साधन है, पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बना तो वो इंसानियत, कानून और खुद अपराधी को भी निगल जाता है, अगर आपने पैसे को लक्ष्य बना लिया। अच्छा, अब ये इनमें देखिए कि क्या क्या इसमें मुख्य धाराएं होंगी या क्या क्या किस तरह की सजा इस व्यक्ति को दी जा सकती है। आईपीसी की पुरानी धाराओं का मैं जिक्र करूंगा कि धारा 302 तो हत्या के अपराध में इस पर लगी होगी या लगनी चाहिए। 201 सबूत को नष्ट करने या सबूत को मिटाने की कोशिश, ये 201 आईपीसी में। फिर 420 धोखाधड़ी, किसी दूसरे को अपने स्थान पर मरा हुआ दिखाने की धोखाधड़ी, बीमा कंपनी को 1 करोड़ का क्लेम लेने के लिए ऐसी धोखाधड़ी, ये 420 आईपीसी। उस जमाने में जब 420 कही ही जाती थी इस प्रवृत्ति के लोगों के लिए, वो आईपीसी की धारा 420 ही थी। अगला लगेगा 120 बी, यानी किसी और के साथ मिलकर ये योजना बनाई गई, तो आपराधिक साजिश की धारा 120 बी भी इसमें जोड़ी जाएगी। अगली धारा जो इसमें लगनी चाहिए या लगेगी वो 365 आईपीसी या 364 आईपीसी की। यदि अदालत ये माने कि अज्ञात व्यक्ति को धोखे से गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाया गया है अपहरण या हत्या के इरादे से, तो इस सेक्शन को भी लगाया जा सकता है। इसमें भी आजीवन कारावास की सजा उसे मिल सकती है। और जो अंतिम धारा जो संभावित है वो है 467 और 471 आईपीसी। अगर बीमा क्लेम के लिए झूठे कागज, फर्जी दस्तावेज, झूठा पैन या साइन आदि इस्तेमाल किए जाएं, तो जालसाजी और फर्जी धाराओं के प्रयोग की फर्जी दस्तावेज के प्रयोग की धाराएं भी इसमें लगाई जा सकती हैं। बहरहाल इस तरह के जो अपराध अब हो रहे हैं, जिसका मैंने आपको पहली बार ये बताया कि ये इंश्योरेंस मर्डर के नाम से अब जाने जाते हैं, इससे बचना चाहिए। इतना भी लालच ठीक नहीं है कि आप अपना और अपने परिवार का नुकसान करें। कानूनी लड़ाइयाँ हैं, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी नियति है, ऐसा कुछ मत करिए। अब एक निरपराध की जान लेकर आपको क्या मिला? न तो अब क्लेम का पैसा मिलेगा, जेल जाना होगा, जमानत जल्दी नहीं होगी, परिवार परेशान होगा, और वो प्रेमिका जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, वो पहली फुर्सत में किसी दूसरे के साथ हो लेगी। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।